so let's start with the okay, you all are able to see the screen? Screen सबको दिख रहा है? Everyone, you all are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. So this is our today's story that is about Bharat Pay. ठीक है? अच्छा, तुम लोग को आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, चल. So ये भारत पे जो है वो बेसिकली दैट इज लाइक अ फोन पे एंड अ गूगल पे वेयर थ्रू द QR कोड यू कैन मेक द पेमेंट, राइट? तो यहाँ जो कंपनी का जो प्रोफाइल है जो आपका, वो भारत पे जो है इट इज अ फिनटेक, क्या बोल सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है ये आपका एप्लीकेशन है जो फाइनेंशियल बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन होता है दैट इज रिलेटेड विद द मनी. ठीक है, तो यहाँ पर भारत पे का अगर मैं बात करूँ कौन कौन आप उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो फोन पे है, गूगल पे है, वी मैप है. ठीक है, कंपनी की अगर मैं हाइलाइट्स की बात बताऊं तो उसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन दिल्ली. सेक्टर क्या है इसका? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी इसका सेक्टर है. और उसके बाद इसका आपका फाउंडर कौन है? तो अभी इनका फाउंडर चेंज हो गए हैं, भाविक एंड शाश्वत. अर्लियर देयर वाज अश्नीर. ठीक है, अश्नीर ग्रोवर. फाउंडेड कभी कब फाउंड हुआ है? तो अप्रैल 2018 में फाउंड हुआ है और इसका वैल्यूएशन है लगभग $3 बिलियन. ठीक है, जनवरी 2022 के हिसाब से. और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है दैट पर्सन है सुहेल समित. तो भारत पे जो है वो QR बेस्ड आपका एप्लीकेशन है. QR बेस्ड क्या होता है कि जो आपका QR होता है वो एक कोड होता है जिसको आप स्कैन करके क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं. ठीक है, और इस टाइप के जो पेमेंट्स हैं वो ज्यादातर सूटेबल उनके लिए होते हैं जो कि छोटे मोटे बिजनेस पर्सन हैं, रिटेलर हैं. ठीक है, या फिर आपने देखा होगा वेंडर, आजकल तो सब्जी वाले जो होते हैं उनके पास भी आपका QR कोड का ऑप्शन होता है, पेमेंट का ऑप्शन होता है. तो ये QR बेस्ड एक पेमेंट एप्लीकेशन है. ठीक है, और ये UPI पेमेंट्स भी एक्सेप्ट करता है और स्मॉल मर्चेंट्स के लिए और किराना स्टोर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऐप है. ठीक है, एक मिनट, सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठिए. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. एवरी स्टूडेंट टर्न ऑन योर कैमरा. चलिए, सो इनके फाउंडर्स और टीम मेंबर के बारे में देखते हैं. सो दीज टू पर्सन आर बेसिकली द फाउंडर्स एंड टीम, अश्नीर ग्रोवर एंड भाविक एंड शाश्वत. दीज 3 पीपल्स आर द फाउंडर ऑफ दिस भारत पे. और जो अश्नीर है he basically gave the resignation on 28 February from the position of the chief executive officer. एंड जो भारत पे है उसमें अब जो फाउंडर्स हैं देयर आर 2 पर्सन, भाविक एंड शाश्वत, राइट? तो अश्नीर ग्रोवर जो है उन्होंने को फाउंडर थे वो भारत पे के, और वही आपके MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, नॉट CEO, सॉरी, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर. और आपका जो भारत पे है मतलब अश्नीर जो है उनके थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम. तो वो बेसिकली साउथ दिल्ली से हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है IIT दिल्ली से. और एक बार और वो बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया. ही इज एक्सपीरियंस पर्सन. तो उन्होंने जॉब किया है PCJ में. ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा. एवरी स्टूडेंट, everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Yes, ma'am. सारे बच्चे कैमरा टर्न ऑन कर लो. तो जो आपकी अश्नीर ग्रोवर के बारे में बता रही थी, तो इन्होंने पहले भी कहाँ कहाँ काम किया है. तो ही बेसिकली वर्कड इन अ PCJ. आप लोगों ने सुना होगा, इट इज अ वन ऑफ द रिनाउंड ज्वेलरी चेन स्टोर है ये PCJ. सुना है आप लोगों ने? Yes, ma'am. PC Jewelers. हाँ, PC ज्वेलर्स. तो PC ज्वेलर्स में इन्होंने काम किया एज अ न्यू हेड ऑफ न्यू बिजनेस एट PCJ ये थे. उसके बाद इन्होंने कॉर्प डेव में भी उन्होंने हेड किया है MX इंडिया को. उसके अलावा ये CFO भी रहे ग्रोफर्स के. अच्छा, ग्रोफर्स का नाम तो सुना है ना सबने? ग्रोफर्स तो सुना है, बेसिकली ग्रोसरी आइटम्स वगैरह की वो ऐप है. तो अश्नीर ग्रोवर जो थे मतलब बेसिकली ही
मतलब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन है उनके बारे में, बिकॉज ऑफ हिज इल टेम्पर्ड एंड बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ महीनों के बाद, कुछ कंट्रोवर्सी होने के बाद ग्रोवर जो है ही वाज फोर्स्ड टू गिव द रेजिग्नेशन, ठीक है। और उनकी जो वाइफ है वो भी डोमन क्रॉप के अगेंस्ट वो भी पाई गई और उन्होंने भी मतलब उनको भी रेजिग्नेशन देना पड़ गया। माधुरी जैन डिनाइड दैट शी हैड टेंडर्ड एनी रेजिग्नेशन, मतलब कुछ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन की वजह से ये सारी चीजें हुई। चलिए ठीक है, भाविक कोलाडिया जो है उनके बारे में देखते हैं। तो भाविक जो है वो भी को फाउंडर है भारत पे के, अश्नील ग्रोवर भी हैं और मतलब थे वो, अब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और अब ये बेसिकली को फाउंडर है भारत पे के। और ये इनको कहा जाता है मतलब हु इज पॉपुलरली, मतलब भारत पे कि एज अ ग्रुप हेड प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी को यही देखते हैं आपके को फाउंडर एंड ग्रुप हेड है प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के को आपके भारत पे के। शाश्वत नकरानी जो है वो को फाउंडर है भारत पे का और वो भी स्टूडेंट रहा है आईआईटी दिल्ली का 2015-19 का। फिर इन्होंने बैचलर डिग्री किया टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से, वो भी आईआईटी दिल्ली से। तो इस तरीके से, और सुहेल समीर जो है वो भी सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है भारत पे। भारत पे कैसे काम करता है, तो भारत पे जो है ये बेसिकली यहाँ पर मर्चेंट्स के बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक किराना स्टोर है, उन्होंने भारत पे का क्यूआर कोड लगा दिया, अब वो जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके थ्रू उनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, जितना ट्रांजेक्शन उतना बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ये जो भारत पे है, इट इज अ काइंड ऑफ पेमेंट ऐप है, फ्री ट्रांजेक्शन है, कोई भी पैसा और कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई पेमेंट करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको एक्स्ट्रा देना पड़े 20 रुपए 25 रुपए, नथिंग यू हैव टू पे, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड थ्रू द भारत पे, ठीक है। और इवन यहाँ पर भारत पे में क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है कि यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड विच इज क्रिएटेड आफ्टर द मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके। टैगलाइन सुनो, अब से दुकानदार इज किंग। So it is a very fancy tagline which company is using, अब से दुकानदार is king. Why they are saying that? Let me tell you कि इससे बेनिफिट दुकानदारों को, रिटेलर्स को कैसे हुआ। तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आसपास नेबर्स में होते हैं और वो उधार पे सामान लेते हैं, क्रेडिट पे लेते हैं कि नहीं? Yes, ma'am. और उसका रीजन पता है क्या होता है, पैसे नहीं है अभी, बाद में देंगे, पैसे नहीं होना, चेंज नहीं होना, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद द पीपल। और जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनके पास एक साथ इतने पैसे होते भी नहीं है कि वो आपको चेंज कर करके मल्टीपल पीपल को उसके चेंज और उसके खुले पैसे दे पाए। तो अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो है आपका क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट। तो अब अगर आपको क्रेडिट में सामान लेने के लिए ये बहाने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पैसे नहीं है। नाउ यू हैव अ मोबाइल फोन, यू आर द स्मार्टफोन यूजर, यू कैन पे इजिली बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन, राइट। अब ये जो लॉन्च हुआ था, इट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट यूपीआई बही खाता फॉर मर्चेंट। अच्छा, बही खाता का मतलब होता है अकाउंट्स, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में हर एक कंपनी की क्लोजिंग होती है, पता है तुम लोग को ये चीज? Yes, ma'am. होती है। तो यहाँ पर जो बही खाता है मर्चेंट्स के लिए, इसका मतलब है कि अब मर्चेंट जो है वो जहां से भी सप्लायर से सामान लेते हैं या फिर जो कंज्यूमर्स उनसे उधार पे सामान लेते हैं, उसका एक प्रॉपरली ये ट्रांजेक्शन रिपोर्ट जो है वो रेडी करते हैं, ठीक है। और ये पहला फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो इंडिया को इनेबल करती है कि वो ऑफलाइन पे करे, ठीक है। पे ऑफलाइन मतलब इट इज अ फर्स्ट फिनटेक स्टार्टअप इन इंडिया इनेबलिंग मर्चेंट टू पे ऑफलाइन, ठीक है। अब भारत पे जो है ये आप लोगों को देख सकते हो। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि व्हाई दे पुट द नेम पे? यहाँ PAY वाला पे नहीं है, PE वाला है। तो भारत पे इन्होंने जो नाम यूज किया है बिकॉज भारत इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद पैट्रियोटिक फीलिंग, हम लोगों को आती है ना सुनकर नाम। सो दिस ये नेम इजी हो, रिकॉग्नाइज कर पाए लोग, इसी वजह से दे पुट द नेम ऑफ भारत पे। इट इज अ ट्रेडमार्क विच वी आर एबल टू सी हियर। बिजनेस मॉडल की मैं अगर बात करूं तो दे आर बेसिकली वर्किंग फॉर बोथ। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, ठीक है। तो शॉप ओनर्स, रिटेलर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, कोई भी इस मर्चेंट, ये कोई भी मर्चेंट जो है इस पर्टिकुलर ऐप को यूज कर सकता है, ठीक है। और इनके कौन कौन अभी और ये जो है पेमेंट कौन किसके किसके थ्रू एक्सेप्ट हो सकता है, देखिए जो क्यूआर है दैट कैन बी स्कैन्ड बाय
and then payment are accepted from all the re-owned mobile app. जितने भी रिओन्ड आपके रिनाउंड आपके जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे पेटीएम है, Amazon पे है, मोबीक्विक है, व्हाट्सएप है, अभी तो व्हाट्सएप ने भी शुरू कर दिया है, गूगल पे है, फ्रीचार्ज है, ये सब के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी किसी का भी क्यूआर होगा, आप क्यूआर स्कैन कर लीजिए भारत पे से और पेमेंट इजिली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। और ट्रू कॉलर के थ्रू भी पेमेंट आप कर सकते हो। तो ट्रू कॉलर, थ्रू फ्री रिचार्ज, गूगल पे, भीम, अमेजन पे, किसी के थ्रू भी रिनाउंड जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है, आप इजिली जो है वो आप ट्रांजेक्शन इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। 2021 में 2021 में आपके जो क्रिकेटर है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, और कितने सारे लोग हैं, they were signed as a भारत पे ब्रांड एम्बेसडर्स। देख रहे हो कितने लोग एम्बेसडर्स हैं भारत पे के, पूरी क्रिकेट टीम है लग रहा है ना। सो आपके रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये सारे इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उसके अलावा 12% क्लब, तो भारत पे जो है वो पार्टनर है आपके एनबीएफसीज का, विच आर अप्रूव्ड बाय द आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू एनबीएफसीज जो हैं वो आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो आपके होते हैं वो अप्रूव्ड है आरबीआई के द्वारा। तो एनबीएफसीज जो हैं उनके ये पार्टनर है भारत पे, और ये आरबीआई के थ्रू एनबीएफसीज अप्रूव्ड है। To launch 12% Club, the first of its kind investment, consumer lending and borrow app. So the 12% Club app is a significant step forward. अब ये 12% इन्होंने इक्विटी जो है ना वो क्लब कर लिया एनबीएफसीज के साथ, ताकि ये ट्रांजेक्शन करे और इनको कस्टमर्स का ह्यूज बेनिफिट हो। ठीक है। सो ये 12% क्लब है। भारत पे रेवेन्यू मॉडल, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। फंडिंग एंड इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग $720 मिलियन जो है 12 राउंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया है। 12 राउंड में इन्होंने $720 मिलियन जो है वो इन्होंने रेज किया है फंड। ठीक है। और कंपनी जो है इट इज लुकिंग टू रेज अराउंड 1300 करोड़ इन डेप्ट, और कंपनी जो है उन्होंने 1300 करोड़ डेप्ट भी लगभग रेज किया है। ठीक है। लार्जेस्ट स्टार्टअप डेप्ट है ये जो अभी इंडियन स्टार्टअप ने 2021 में, इंडियन स्टार्टअप्स में 2021 के हिसाब से ये सबसे ज्यादा डेप्ट लेने वाली कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी। आई बात समझ में सबको? क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। ये देख सकते हो आप कितने सारे इंफॉर्मेशन है। यूपीआई की अगर मैं बात करूं तो अभी सबसे ज्यादा जो यूपीआई में यूज हो रहा है, जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फोन पे है। लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा जो आपका शेयर है दैट इज ऑफ फोन पे। सेकेंड नंबर में गूगल पे है, थर्ड में आपका पेटीएम है, एंड नाउ इन फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर यूपीआई में अभी भारत पे है। ठीक है। सो और थर्ड गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, थर्ड स्पॉट इन द प्राइवेट यूएस कैटेगरी। 150 करोड़ का इनके पास लगभग डिसबर्स लोन है, 150 करोड़ का। कॉम्पिटिटर्स मैंने बता दिया, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, अल्बो, मोबीक्विक। आई गेस दिस इज इनफ, राइट? और बता दूं? नो मैम। काफी है तो चलो। सो प्रोडक्शन फ्रेमवर्क के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है। तो प्रोडक्शन एक इंटेंशनल एक्शन है जहां पर हम कुछ आउटपुट को कुछ इनपुट को यूज करते हैं कुछ आउटपुट के लिए। ठीक है। अब ये बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक को यूज करना, ठीक है, मशीनरीज यूज करना, कैपिटल यूज करना, लेबर को यूज करना, दैट इज द इनपुट, एंड आउटपुट रिजल्ट इज दिस बॉटल। ट्रू। सो आपका जो प्रोडक्शन होता है वो एक इंटेंशनल एक्ट है और जिसके थ्रू हम कुछ यूजफुल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब मैंने ये कैप जो है वो बनाया और इस कैप का कोई यूटिलिटी ही नहीं है, यानी इसका यूटिलाइजेशन विदाउट बॉटल कुछ भी नहीं है।
तो इसको कोई यूजफुल इंटेंशन, यूजफुल प्रोडक्ट हम नहीं कहेंगे। यूजफुल प्रोडक्ट वो है जो इकोनॉमी में जिसका कंट्रीब्यूशन हो और जो आपकी लाइफ को इजी बनाने में हेल्पफुल हो, राइट। अब इस बॉटल से पानी भर के रख सकते हैं तो लाइफ इजी बन रही है ना, सही बात है या नहीं, ट्रू। सो प्रोडक्शन जो है वो एक इंटेंशनल है और ये एक साइंटिफिक मेथड है और इसमें एक्टिविटीज इंक्लूड होती है, इन्वॉल्व होती है। अब जैसे कल गए फैक्ट्री में और 4 बॉटल बना लिया, दिस इज नॉट अ सिस्टमैटिक वे, बट फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, या तो फैक्ट्री में गुड्स बनता है, सर्विसेज जो होते हैं दैट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द प्रोफेशनल्स। वो किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रोवाइड होता है। जैसे अगर मैं टीचिंग की बात करूं या फिर मैं बात करूं आपके डॉक्टर की, तो डॉक्टर जो है वो अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट इन द फैक्ट्री, बट गुड्स जो होता है वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, सही बात है, मैन्युफैक्चरिंग उसका वही होता है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज लगती हैं, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन है, लेबर्स की जरूरत है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि विदाउट साइंस यूटिलाइज, आप बिना साइंस के यूटिलिटी के आप नहीं बना सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। यानी इस बॉटल को कितना बनाना है, कैसा बनाना है, किस शेप में रखना है, क्या डिजाइनिंग करनी है, सो इट इज इंजीनियरिंग और इट रिक्वायर्ड द साइंटिफिक मेथड्स। तो प्रोडक्शन जो होता है वो साइंटिफिक मेथड्स होता है, सिस्टमैटिक होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जहां पर हम कुछ यूजफुल गुड्स बनाते हैं जो हमारे लाइफ के में कंट्रीब्यूट करे पॉजिटिवली, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। सो आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है ये प्रोसेस है फॉर कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू आउटपुट टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। तो आई थिंक कि तुम्हें, तुम लोगों को ये लाइन तो पता ही है, नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस कौन बताएगा मुझे, बताओ। नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? नीड रिक्वायरमेंट है और वांट डिजायर है। वेरी गुड मुस्कान। नीड इज समथिंग व्हिच इज physiological, which is a basic requirement for everyone. यस and मैम। and the want is that how you're going to fulfill those needs. जैसे तुम लोग को मैंने जो पढ़ाया था कंज्यूमर बिहेवियर, तो मुझे याद है कि मैंने डोसा और मोमोज का एग्जांपल लिया था कि लाइक भूख Yes, लग रहा ma'am. है, जो हंगर है दैट इज नीड, एंड वांट इज कि लाइक आई जस्ट वांट टू ईट मोमोज, आई वांट टू ईट डोसा, दैट इज अ वांट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी इसीलिए होता है कि भाई हम प्रोडक्ट को बनाएं और उसके बाद कंज्यूमर की नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करें, वांट्स को फुलफिल करें, ठीक है। अब इनपुट्स को यूज करना, उसको प्रॉपरली कुछ बेटर और इफिशिएंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अब मान लीजिए कि घर पे छोटा मोटा पेंटिंग तो हम लोग बना लेते हैं, है ना, छोटे मोटे डेकोरेशन के सामान भी बना लेते हैं, लेकिन जब हमें कोई प्रोडक्ट को मास लेवल पे बनाना पड़े, यानी बहुत ज्यादा बनाना पड़े, तो आपको क्या लगता है कि एक सिंगल हैंडेड या सिंगल पर्सन क्या 5,000 एक दिन में बना सकता है प्रोडक्ट? नो मैम। नहीं पॉसिबल है, ट्रू, इट इज नॉट पॉसिबल। सो फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ प्रॉपरली मशीनरी सिस्टम, ताकि हम एक बार में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाए। क्वालिटेटिव और स्टैंडर्डाइजेशन की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट को हाथ से बनाते हैं अपने, तो वो वैरी कर सकते हैं, मतलब बार बार वो एक जैसा नहीं बनता है, कई बार वो डिफरेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, बट मशीनरी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम क्वालिटी के, सेम टाइप के, सेम साइज के बन के रेडी होते हैं। तो आपका जो इनपुट है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का मेन जो आपको इसमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो होती है मशीनरी की, इक्विपमेंट की, ठीक है, और एम्प्लॉयज के स्किल की। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मशीन तो वैसे ही ऑपरेट करेगा जैसा आप उसको करिएगा ऑपरेट, लेकिन प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है वो आपके यहाँ से वो यूटिलाइज होगा आपकी कंपनी के लिए। तो एम्प्लॉय की स्किल, प्रॉपर मशीनरी एंड इक्विपमेंट that is required to make the output or to use the input for the output. आगे बात समझ में क्लियर हो गई बात यहाँ तक? तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो बहुत प्राइमरी फंक्शन है आपके इंडस्ट्रियल यूनिट के लिए, और इसको हम लोग बहुत बार ऑपरेशन मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं?
ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। सो ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट या कन्वर्जन प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास ये एक शीट है, एक कागज है, और इस कागज को मैंने बनाया है वुडन पल्प और बार्क से। तो ये पहले इस फॉर्म में नहीं था, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। और साथ साथ में कन्वर्जन प्रोसेस है, क्योंकि हम किसी मटेरियल को, किसी रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, गुड्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो इट इज अ ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, या कन्वर्जन प्रोसेस है, या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ये तीनों सेम है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है, किस तरीके से काम करता है, ये देखते हैं हम लोग। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, सब लोग देखिएगा इसको। सिंपल प्रोडक्शन, अगर मैं सिस्टम की बात करूं, एसपीआई का मतलब है सिंपल प्रोडक्शन सिस्टम, एसपीएस, ठीक है। सबसे पहले इनपुट्स, सबसे पहले है आपका इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रोसेस, उसके बाद है आपका आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। उसके बाद देखिए इनपुट जो है इसमें क्या क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, मटेरियल। क्या क्या आ रहा है इसमें आपके इनपुट में, लैंड, लैंड का मतलब है कि जहां आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड है, जिस जमीन पे आपकी फैक्ट्री सिचुएटेड है, वो भी तो आपके प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। वहीं फैक्ट्री स्टार्ट करोगे, वहीं मशीन लगाओगे, तभी तो प्रोडक्शन प्रोसेस होगा। तो लैंड, बिल्डिंग, आपका मशीन, आपका लेबर, कैपिटल, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में आपका सारा मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, लेबर क्लास मैनेजमेंट, हर एक मैनेजमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल में आपका रॉ मटेरियल, जिस प्रोडक्ट के, जिस मटेरियल के थ्रू हम कोई इंपॉर्टेंट और कोई बेटर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में। उसके अलावा आपकी अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर लेबर, तो लेबर जो है वो प्रोडक्ट को जो आपकी इनपुट है उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। सो इतने सारे इनपुट की जरूरत पड़ती है, कितने सारे इनपुट की जरूरत पड़ती है, ये सारे इनपुट की जरूरत पड़ती है। फिर जो प्रोसेस होता है वो इन पूरा प्रॉपर्ली प्रोसेस चलेगा आपका, और प्रोसेस के बाद आपका दो चीज बनता है, गुड्स या फिर सर्विस। तो गुड्स ही ज्यादातर आपके फैक्ट्री बेस्ड और मशीनरी बेस्ड होता है, सर्विस तो आपके स्किल बेस्ड होता है ना। सही बात है या नहीं, सही बात है या नहीं, बताइए। सो गए क्या क्लास में? नो मैम। सुन रहे हो ना? तो आपका इनपुट क्या क्या हुआ, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लेबर, फिर आपका कैपिटल, मैनेजमेंट, मटेरियल, ये सारी चीजें प्रोसेस होंगे और फाइनली गुड्स या सर्विसेज बनती हैं। गुड्स जो होता है दैट इज फैक्ट्री बेस्ड, और जो आपका सर्विस होता है दैट इज स्किल और एम्प्लॉय बेस्ड। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? यस मैम। अब हम बात करते हैं लेआउट की। तो लेआउट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेआउट? तो लेआउट एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है डिपार्टमेंट का, वर्क स्टेशन का, इक्विपमेंट का। जैसे मान लीजिए कि एक ऑफिस है, और इस ऑफिस में इस तरीके से हमने दो एरिया को डिवाइड कर दिया है। अब इस दो एरिया में ये आपका पहले पर्सन का वर्क स्टेशन है, ये दूसरे पर्सन का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, 6, 7, और इसी तरीके से हमने इस वाले एरिया को भी हमने डिवाइड कर दिया। तो दिस इज नोन एज द लेआउट। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल एरिया, जिसको हम कहते हैं लेआउट। वर्क स्टेशन का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। जब हम ऑफिस में जहां पर बैठ करके काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं स्टाफ रूम में बैठी हूँ, कॉर्नर वाले सीट पर बैठी हूँ, तो वो मेरा वर्क स्टेशन है, क्योंकि मैं वहां से बैठकर अपने ऑफिस का कुछ कुछ काम करती हूँ। तो जहां आप बैठते हो, जहां पर से आप काम करते हो ऑफिस का, उसको कहते हैं वर्क स्टेशन, ठीक है। तो वर्क स्टेशन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कन्वर्जन प्रोसेस हो गया। तो ये तो मैंने ऑफिस का आपका एक एग्जांपल लिया। अगर मैं एक फैक्ट्री का एग्जांपल लेती हूँ, तो ये वर्क स्टेशन वाला सिनेरियो हो सकता है वहां पर नहीं हो। अब यहाँ पर क्या है कि देयर इज अ वन एंट्रेंस गेट, उसके बाद फिर यहाँ पर मशीनरी 1, यहाँ पर मशीनरी 2, यहाँ पर मशीनरी 3, यहाँ पर मशीनरी 4,
और यहाँ पर एक छोटा सा अकाउंटेंट का ऑफिसर या सुपरवाइजर का ऑफिसर और सुपरवाइजर का ऑफिस और एरिया, और यहाँ पर रेस्ट रूम फॉर द लेबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके इसेंशियल कुछ किचन और छोटा मोटा किचन वगैरह। बट ये पूरा का पूरा जो मशीनरी का जो सिस्टम है, वो आपका जो इक्विपमेंट जो यहाँ पर पूरा सेट है, या आपके स्ट्रक्चर के अंदर या स्ट्रक्चर के बाहर, यानी ये बाउंड्री के अंदर या तो स्ट्रक्चर सेट है या इस बाउंड्री के बाहर, ये पूरे को हम कहेंगे लेआउट। आई बात समझ में? व्हाट इज लेआउट? क्लियर हुआ सबको? व्हाट इज लेआउट? सो जो लेआउट होता है एक फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कैसे, तुम लोगों ने कभी सीपीयू को ओपन करके देखा है? डेस्कटॉप का देखा है सब लोगों ने? सीपीयू को जब आप लोग, अब लैपटॉप की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीपीयू की बात कर रही हूँ, जिसके घर में डेस्कटॉप होगा, कभी उसको ओपन करना तो तुम लोग देखना कि एक तरफ उसके मदरबोर्ड कैसे लगा हुआ है, बाकी मशीनरी कैसे सेट है, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो लेआउट होता है ना, वो एरिया का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक फिजिकल एरिया का। जैसे ये पूरा रूम है, मान लीजिए लैब है, तो इस लैब का कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इधर इधर हर जगह लैपटॉप्स रखे हैं, बीच में स्पेस है। सो इट इज द प्रॉपर लेआउट ऑफ द कंप्यूटर लैब। तो यही चीज के बारे में बोला जा रहा है कि लेआउट जो है, इसको लिख लो थोड़ा सा कहीं, लिखो कि जो लेआउट है ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन है डिपार्टमेंट्स का, वर्क स्टेशंस का, कहाँ पर बैठ के काम करना है, कहाँ पर मशीनरी लगाना है, कहाँ पर इक्विपमेंट्स लगाना है, कहाँ पर कन्वर्जन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, दैट इज द लेआउट प्लान। तो आपका लेआउट लिखिए, लेआउट क्या होता है, लेआउट प्लानिंग क्या होता है, लिखिए। लेआउट प्लानिंग। हाँ, लेआउट प्लानिंग, कि आप प्लानिंग कैसे करते हो। तो प्लानिंग तो वैसे करेंगे ना, जहां जहां हमें जो जो मशीनरी सेट करनी होगी हम उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अगर मशीनरी 1 लगाया है, तो या तो मशीनरी 2 यहाँ लगाएंगे, या तो मशीनरी 2 यहाँ लगाएंगे, फिर मशीनरी 3 अगर यहाँ लगा रहे तो मशीनरी 4 यहाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से वी आर डूइंग द प्लानिंग वर्क, राइट। सो लिखिए, अ लेआउट इज द physical configuration of departments, physical configuration मतलब it is not possible to do online, फिर एक ऑफलाइन वे में ये कह रहा है, physical configuration of departments comma workstation and equipment in the conversion process लिख रहे हो सब लोग? सारे बच्चे लिख रहे हो? हाँ, a layout is a physical configuration of departments, workstation and equipment in the conversion process in layout planning उसको कहते हैं लेआउट। अच्छा, मैंने लेआउट प्लानिंग बोल दिया, तुम लोग को लेआउट ही में लिखना है कि लेआउट प्लानिंग कैसे करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं प्रोडक्ट को, दैट इज लेआउट। ओके, अब लेआउट से क्या क्या चीजें आपकी इफेक्ट होती है, क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी लेआउट से? क्या लगता है तुम लोगों को, क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी लेआउट से? बताओ, क्या क्या चीजें इफेक्ट होंगी? तो बताएगा क्लास? एनीवन? मतलब टूल को कैसे स्टोर करेंगे, एक पाथ क्या होगा प्रोडक्ट के साइज के हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली हम एक स्टोरेज सिस्टम जो है टूल्स का, अपने सप्लायर्स टूल्स वगैरह किस तरीके से सेट करेंगे वो देखेंगे। पाथ क्या होगा प्रोडक्ट को हैंडल करने का, जैसे मशीन 1 से मशीन 2 की तरफ प्रोडक्ट बन रहा है, मशीन 2 से मशीन 3, मशीन 3 से मशीन 4, तो सिस्टम कैसे रिवॉल्व करेगा। तो पाथ क्या होगा आपके प्रोडक्शन पूरे प्रोसेस का। यूनिट लोड साइज क्या होगा, जैसे एक बार में कितनी प्रोडक्ट्स को हम बना रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा लेआउट से आप देख सकते हो। अगर आपका जो लेआउट है अगर बहुत हॉच मतलब बहुत ज्यादा आर्बिट्री फॉर्म में, एक मशीन 1 वहां है तो मशीन 2 पता नहीं कहाँ है, दूसरे ब्लॉक में है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका कभी भी काम प्रॉपर्ली टाइमली एफिशिएंटली नहीं होगा।
सो लेआउट बनाने का मतलब यही होता है कि टाइम सेव हो, रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज हो पोटेंशियली, और बेटर आउटकम, है ना। तो आपका पाथ, आपका यूनिट लोड साइज, डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू वन थिंग, कुछ ऐसे मशीन होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, जहां पर किसी भी पर्सन की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो फर्स्ट मशीनरी है और सेकेंड मशीनरी में लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हमें साइज और स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लेबर भी स्टे करेंगे, खड़े रहेंगे और प्रोडक्ट को देखेंगे बनते हुए या बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट को रखना है, उस मशीनरी से जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसको एक जगह पे अरेंज करना है। तो अगर ऐसा है तो उस एरिया में हमें स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी मशीनरीज कितना ज्यादा ऑटोमेटेड है और कितना ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, तो ये चीज भी इफेक्ट होगा। और इन्वेंट्री हम कितना एक बार में बना रहे हैं, कितना स्टॉक करवा रहे हैं, कितना भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लेआउट के थ्रू प्रॉपरली डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेआउट की अगर मैं बात करूं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेआउट की मैं बात करूं, तो 3 तरीके का लेआउट है, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक मिनट, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट और फिक्स पोजीशन लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट का मतलब होता है कि आपका प्रोसेस किस तरीके से होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 2 मशीनरी से बिस्किट्स जो हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हम लोग ले लेते हैं फैक्ट्री का एग्जांपल। तो ये फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिस्किट बनता है और यहाँ पर बिस्किट बन रहा है, तो यहाँ पर फ्लोर जो है आपके व्हाइट फ्लोर और ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका मिक्सचर बनता है। उसके बाद इस मशीन में ये जाता है और इस मशीन में वो आटे को नीट किया जाता है, नीट मतलब गूंदा जाता है एक तरीके से। यहाँ पर उसको बेक करने का प्रोसेस है, और बेक के बाद यहाँ पर इनका पैकेजिंग का प्रोसेस है। ठीक है, सो इनका प्रोसेस क्या है, उस बेसिस पे जब हम लेआउट करते हैं, प्रोडक्ट कौन सा बना रहे हैं उस बेसिस पे लेआउट। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ऐसी जगह पे आपको हैजर्डस सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा हाई, तो आप प्रोडक्ट के बेसिस पर भी लेआउट बना सकते हैं। जितना ज्यादा एक्सट्रीमली हाई रिस्क प्रोडक्ट है, उतना ज्यादा स्पेशियस और कॉशन का ध्यान रखना। ठीक है, प्रोसेस के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे। और कई बार क्या होता है, मशीनरी को हम एरियाज में फिक्स कर देते हैं और वो चेंज नहीं करता, जैसे यहाँ पर फिक्स है तो फिक्स है यहाँ। तो दिस को कहते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट, वेयर पोजीशंस ऑफ लेआउट ऑफ द मशीनरीज और द पोजीशन ऑफ द लेआउट ऑफ द वर्क स्टेशन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। आगे बात समझ में आता है एवरीवन? yes. ओके, चलिए अब हम लोग प्लांट लोकेशन की बात करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि मैं पेड़ के बारे में पढ़ाने वाला हूँ? नो मैम। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो होता है ना, दैट इज अ फिक्स्ड एरिया जहां पर मशीन्स को लगाते हैं। बड़े मशीनरीज को एक तरीके से हम प्लांट बोलते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट जो होते हैं जैसे हैंड हेल्ड टूल्स वगैरह जो है उनको भी हम इक्विपमेंट कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े बड़े मशीनरीज को हम बोलते हैं। जैसे तुम लोग कभी भी ओएनजीसी या ये सब जगह पे गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े मशीन्स कैसे लगे होते हैं। सो दोज आर नोन एज प्लांट्स। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है प्लांट लोकेशन का, वो बहुत जरूरी है कि प्रोडक्शन प्लानिंग में हम वो सबसे पहले कर लें, क्योंकि हमारा पूरा प्रोडक्शन जो है वो इक्विपमेंट और मशीनरीज और प्लांट के थ्रू ही होना है। तो प्लांट शुड बी सेटअप इन दैट वे जहां पर ऑपरेट करने में पैसा भी इकोनॉमिकल हो, ठीक है, ऑपरेट करना इजी हो, इकोनॉमिकल हो, एक्सेसिबिलिटी हो, इजीली रॉ मटेरियल वगैरह एक्सेसिबल हो। ऐसे एरियाज में फैक्ट्री सेटअप कीजिए, प्लांट ऐसी जगह पे लगाइए जहां से आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, फैक्ट्री में फैक्ट्री बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपको इस तरीके का जो प्लांट है यानी जो मशीनरीज है या जो फैक्ट्री सेटअप जो आप कर रहे हो वो आपको करना चाहिए कोल रिलेटेड एरियाज में, जहां पर कोल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है होता है। प्रोडक्शन यानी कि जो वो नेचुरल प्रोसेस है, जहाँ कोल माइंस वगैरह जो अवेलेबल है, जैसे छोटा नागपुर, झारखंड में छोटा नागपुर जो है दैट इज फेमस फॉर द कोल माइंस, राइट। तो ऐसे जगह पे हमें प्लांट सेट करना चाहिए, अपना मशीनरी सेट करना चाहिए जहां पर से हमें इजीली रॉ मटेरियल एक्सेसिबल हो, हमारे लिए वो इकोनॉमिकल प्रोसेस हो, हमें महंगा ना पड़ रहा हो। ठीक है,
उसके अलावा इजीली ऑपरेट किया जा सके और आसपास रेलवे स्टेशन भी अवेलेबल हो। रेलवे स्टेशन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो या फिर जो भी रॉ मटेरियल को आप जो है प्रोसेस करते हो उसको आपको दूसरी जगह ट्रांसफर भी अगर करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करते हो या कहीं पर भी दूसरे स्टेट्स में भेजते हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास आसपास ट्रांसपोर्टेशन की भी बेहतर सुविधा होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आप क्या भेज पाओगे दूसरी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को? नहीं भेज पाओगे। सो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होनी चाहिए, वाटर की फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए आपका, और साथ साथ में जो आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो प्लांट का मतलब होता है, प्लांट सेटअप का मतलब एक तरीके से फैक्ट्री सेटअप, एक बड़ा मशीनरी सेटअप कर देते हो जब आप एक एरिया में, सो दैट इज नोन एज प्लांट सेटअप। ठीक है, मशीनरी जो होता है प्लांट के विद इन जो छोटे छोटे आपके मशीन्स लगे होते हैं या फिर जो इक्विपमेंट जो हैंडहेल्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, हैंडहेल्ड मशीन्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट। आगे बात समझ में आता? क्लियर हो गई बात? समझ में आया एवरीवन? ओके, यस मैम। सो प्लांट लोकेशन जो है इसमें दो तरीके का फैक्टर इफेक्ट करता है। अच्छा, तुम लोग में से मुझे कौन बताएगा टैंजिबल और इनटैंजिबल? टैंजिबल फैक्टर और इनटैंजिबल फैक्टर। टैंजिबल फैक्टर जिसको देख हाँ सके और टच कर सके, और इनटैंजिबल टच कर सके, टेंजिबल हाँ हाँ इंटेंजिबल तो टच नहीं कर सके। हाँ, जो देख नहीं सकते हैं, जैसे आपके टीचिंग जो होता है वो इंटैंजिबल होता है और वो सर्विस में आता है, और टैंजिबल जो होता है, सॉरी ये जो टैंजिबल होता है वो आपका होता है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं हम टैंजिबल। और इनटैंजिबल जो कि विजिबल नहीं है बट एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। तो टैंजिबल फैक्टर की मैं बात करूँ तो क्या क्या चीजें हैं? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल टैंजिबल में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन टैंजिबल में, पावर और वाटर टैंजिबल में, लैंड बिल्डिंग और टैक्सेस टैंजिबल में। नॉन टैंजिबल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? कम्युनिटी का एटीट्यूड हो जाएगा, लेबर का एटीट्यूड हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो जाएगा, नियर बाय इंडस्ट्रीज हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जिसको हम नहीं देख पा रहे लेकिन फिर भी वो इफेक्ट करते हैं हमारे प्लांट की लोकेशन को, तो वो आपके यहाँ नॉन टैंजिबल में आएगा। टैंजिबल जो चीज हम विजिबल और हम वो फेस कर रहे हैं, यहाँ पर ये इस सेंस में इन्होंने डिफरेंशिएट किया। आई बात समझ में? सो टैंजिबल में क्या क्या आएगा? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, वाटर, लैंड, बिल्डिंग, टैक्सेस। नॉन टैंजिबल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा आपका? फेवरेबल कम्युनिटी एटीट्यूड, लेबर एटीट्यूड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, फायर हैजार्ड, नेचुरल कैलेमिटीज, सिक्योरिटी, सेफ्टी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सारे आपके नॉन टैंजिबल फैक्टर में आएंगे जिसको हम ना क्वांटिटी वाइज हम इसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते कि क्या इफेक्ट होने वाला है इसका। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आपका नॉन क्वांटिफिएबल या नॉन टैंजिबल। और टैंजिबल में जो चीज हम लोग फेस कर रहे हैं और जो चीजें हम प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। यहां तक सबको समझ में आया एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, असेंबली लाइन, बैच प्रोसेसिंग, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट? Anyone have any doubt in any of the points? No ma'am. Oh, see you all in the next class. Thank you ma'am. Okay.